कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी मोटिवेशन वीडियो या फिर कोई भी शॉर्टकट इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। जब CGL दिया तब CGL के बारे में पता चला कि इससे क्या बनते हैं, इससे कैसे कैसे एग्ज़ाम प्रोसीजर होता है। तब वीडियोस देखना चालू किया, लोगों से बात करनी चालू की कि एग्ज़ाम का नेचर कैसा है। अलग अलग नोट्स बनाने के बजाय एक ही बुक को सोर्स बनाओ, उसमें ही भले से कोई हाईलाइटर या कोई पेन से इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर। हर सब्जेक्ट के लिए जो भी मैं टेस्ट से आउटपुट लेती थी खुद के लिए, वो खुद ही की लैंग्वेज में कि खुद को समझ में आया वो मैं लिखती थी हर सब्जेक्ट में। जैसे इंग्लिश में डेली नहीं करती थी, इंग्लिश दो दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार कर लेती थी। तो SSC के लिए सीरियस जब पढ़ने लगे आप, तो कितने घंटे आप देते थे? और SSC के दौरान जब आप पढ़ रहे थे तो क्या रूटीन आपका रहता था, क्या टाइम टेबल रहता था? तो आई रियलाइज कि ऐसे नहीं चलेगा, मतलब यू हैव टू बी स्ट्रांग। 2 ही ऑप्शन है, या तो गिव अप या तो आप होल्ड ऑन टू समथिंग एंड बस लग जाओ करना। किसी की भी लाइफ बहुत ईजी नहीं होती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल 2014, मैं 11th क्लास में थी, माय फादर पास्ड अवे। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और SSC CGL 2022 टॉपर स्टॉक सीरीज़ में आज की वीडियो में हमारे साथ हैं आयुषी साहनी जी। इनकी बात करें तो SSC CGL 2022 ऑल इंडिया रैंक 17 के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है और इनकी मनपसंद पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनको मिला है। तो आज इस वीडियो में इनकी डिटेल में जर्नी डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उनकी तैयारी रही, क्या इनके स्ट्रगल्स रहे और क्या क्या इन्होंने चीज़ें फेस करी, कैसे उनको टैकल किया और कैसे पढ़ाई लिखाई सारा कुछ रहा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इतनी शानदार रैंक है ना। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सुनते ही आपके मन में मोटिवेशन भर जाता है ना। बहुत चाह में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, इन सब का आप रील्स और शॉर्ट्स हमेशा देखते रहते हो। तो सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। तो आयुषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर और थैंक यू कि आप हमारे लिए समय निकाल कर आए बच्चों से बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए उनसे। ओके, तो शुरुआत करते हैं आपके इंट्रो से ही। तो एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। जी, मेरा नाम आयुषी साहनी है। SSC CGL 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 है और मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद हासिल हुआ है। ओके आयुषी, तो आपकी इस जर्नी को ना हम शुरुआत से ही रखते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका बैकग्राउंड क्या है और पढ़ाई लिखाई शुरुआत की कहाँ हुई और कैसे स्टूडेंट आप थे, है ना। और स्कूल में जब फर्स्ट टाइम टीचर ने बोला कि बड़े होकर क्या बनना है, तो आप उस टाइम क्या बोला आपने, है ना। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर आपकी स्ट्रेटजी हम डिटेल में जानेंगे कि 2024 वाले बच्चे जो हमें देख रहे हैं, है ना, एस्पिरेंट्स की बहुत उम्मीद होती है टॉपर स्टॉक से कि टॉपर कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि हमारी जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी, है ना। तो हम फिर आपकी स्ट्रेटजी भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से ही। तो बचपन आपका कैसा रहा और शुरुआती बेसिक जो पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई और फैमिली में कौन कौन था, कौन क्या करता है, सब। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओलिव बोर्ड ने। ओलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओलिव बोर्ड पे SSC प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, GK के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ओलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ओलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ओलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी SSC की तैयारी को नेक्स्ट। मेरा बर्थ और ब्रॉटअप पूरा इंदौर में ही हुआ है। मेरा स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ इंदौर में ही हुआ है। तो बचपन से ही पेरेंट्स बहुत पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस रहे हैं। तो बचपन से ही पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, अच्छे से ही परफॉर्म किया है क्लास में भी। और जैसे जैसे आगे बढ़े, तो जैसे हर किसी को क्लैरिटी नहीं होती है कि आगे क्या स्ट्रीम लेनी है, मेरे साथ भी ऐसे ही था। बट विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बाकी बैक ऑफ द प्रोसेस पढ़ाई मैंने काफ़ी अच्छे से सीरियसली की है। उसके बाद 11th-12th में मैंने मैथ्स एंड साइंस स्ट्रीम से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया एंड मैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ MP बोर्ड से। उसके बाद मैंने SGS ITS इंदौर से अपनी इंजीनियरिंग की है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम ऑप्ट की थी। वहाँ भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो ओवरऑल एक पढ़ाई का माहौल रहा है। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करी है हैदराबाद में डिलॉयट कंपनी में। और वहाँ जॉब करने के टाइम मतलब फिर मैंने रियलाइज़ किया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज टाइम में मेरे बेस्ट फ्रेंड है प्रयाग, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। मतलब वो ही मेन इंस्पिरेशन रहा है कि इस तैयारी की तरफ एक इंक्लिनेशन लाने के लिए मेरा। देन जब मैं जॉब में गई तो आई रियलाइज्ड कि क्या डिफरेंसेस हैं एक पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट है और एक जो कॉरपोरेट में काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ भी काफ़ी मेहनत करी है, बट एक रिकग्निशन जो होता है जो एक पब्लिक सर्वेंट को मिलता है, वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया कि डिफरेंस थोड़ा सा मुझे फील हुआ।
देन मैंने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टार्ट करूँगी। ओके, तो आयुषी जी, अगर मैं आपकी मार्क्स की बात करूं 2022 में, तो क्या कैसी मार्क्स शीट रही आपकी, क्या मार्क्स है आपके? तो जो टायर 2 था उसमें मेरे मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90, LR में 82, इंग्लिश में 127 और GS में 48 थे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ जी। ओके, ग्रेट। चलिए, अभी जैसे आपकी मैं जर्नी से थोड़ा देख पा रहा हूँ कि शुरुआत में आप क्लियर नहीं थे, मतलब माइंडसेट नहीं था गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका, जी। क्योंकि आपने बीटेक किया, फिर जॉब भी आपने करी। तो फिर जॉब, आप इतना अच्छा जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, है ना, वो कैसे आपने क्विट किया, कैसे डिसीजन उसका बनाया? ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, उसके लिए बहुत समय भी लगा होगा। कैसे रहा वो सब कुछ, कैसे फिर आप ये जर्नी में आए, मतलब गवर्नमेंट जॉब? जी, तो जैसे जब जॉब ज्वाइन किया था उसके पहले ही कहीं ना कहीं मन में हल्का सा एक इंस्पिरेशन आ गया था कि गवर्नमेंट जॉब का करना है। देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ और मुझे वहाँ से रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे थे। देन लॉकडाउन हुआ एंड आई रियलाइज कि जो मेहनत है उसको, अपनी जो ड्रीम है, धीरे धीरे आई रियलाइज कि उस टाइम देखा कि पब्लिक सर्वेंट्स कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ही विजिबिलिटी थी, वो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसा लगा कि डायरेक्ट सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उन्होंने जो काम किया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी फील्ड में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में दिख रहा था। तो ऐसा लगा कि जो अगर पोटेंशियल है तो क्यों ना एक ऐसी जॉब के लिए करें जिससे सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़े। और कहीं ना कहीं ड्रीम भी रियलाइज़ किया था कि करियर वाइज भी यहाँ जाना है। तो फाइनली डिसाइड किया कि अब जॉब क्विट करते हैं। बट डिसीजन वॉज नॉट ईजी, क्योंकि फैमिली वाइज, बैकग्राउंड वाइज इतना ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मतलब नहीं होती मैं उसके बाद, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद मैं अच्छा अर्न कर रही थी और मेरी मम्मी कोचिंग लेती है और कोविड के टाइम एवरीथिंग वाज शट डाउन। तो काफ़ी टफ डिसीजन रहा मेरे लिए जॉब छोड़ना। बट मैंने 2 साल सेविंग्स की थी, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस जर्नी को सस्टेन कर पाऊँगी। तो फिर इस तरह से मैंने प्रोसीड किया। ओके, ये कौन सा ईयर था जॉब छोड़ा आपने? मैंने 2021 में। 21 में? जी। ओके, तो उसके बाद सीधा आप SSC CGL के लिए पढ़े कि UPSC भी साथ में पढ़ रहे? नहीं, मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज कि जैसे सेविंग्स ख़त्म होने लगी है और रियलाइज़ हो रहा था कि UPSC इज़ अ टफ थिंग, मतलब अनसर्टन भी है काफ़ी। तो आई वांटेड कि एक बैकअप रहे मेरे साथ, तो मैं SSC CGL को ऑप्ट किया उसके लिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में उसी टाइम पता चला आपको? यही आपका ड्रीम था? नहीं, मतलब CGL के थ्रू? जब CGL दिया तब CGL के बारे में पता चला कि इससे क्या बनते हैं, इससे कैसे कैसे एग्ज़ाम प्रोसीजर होता है। तब वीडियोस देखना चालू किया, लोगों से बात करनी चालू की कि एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, एग्ज़ाम से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। देन जब दोनों एग्ज़ाम दिए अच्छे से, उसके बाद जब पोस्ट प्रेफरेंस था तब डिसाइड किया कि कौन सी पोस्ट में क्या क्या होता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं। देन फिर मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने लिए ऑप्ट किया। ओके, अभी हम ऐसे बात कर रहे थे, बहुत इजी लग रहा है कि मैं UPSC के लिए गया, फिर मैंने जॉब सिक्योर करने के लिए SSC दे दिया और इनकम इंस्पेक्टर बन गए। उससे पहले हमने जॉब छोड़ दी, तो बहुत इजी लग रहा है बताने को, लेकिन इसके बीच बहुत स्ट्रगल भी रहे हैं ना। लाइफ किसी की इजी नहीं होती। तो आपकी लाइफ में ऐसे क्या स्ट्रगल्स आप अगर शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ, तो उनसे ज़रूर उनको मोटिवेशन मिलेगा। उन सबको कैसे टैकल किया, कैसे मोटिवेटेड बने रहे आप? जी, तो आई अंडरस्टैंड, किसी की भी लाइफ बहुत इजी नहीं होती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल 2014, मैं 11th क्लास में थी, माय फादर पास्ड अवे। तो ही वाज द सोल अर्नर, वही कमाते थे। और जैसे कि एक फादर का रोल होता है हर फैमिली में कि डिसीजन मेकिंग, हर कोई उन पे इमोशनली, फाइनेंशियली, डिसीजन वाइज उन पे डिपेंड करता है। तो सेम मेरी फैमिली भी वैसी थी और इट वाज वेरी सडन। तो हम लोग सबसे पहले उस इमोशनल शॉक से नहीं उभर के आ पाए, तो 2-3 साल लगे। बट मैंने जब अपनी फैमिली को देखा कि एवरीवन वाज गेटिंग वीक, मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई है, तो आई रियलाइज कि ऐसे नहीं चलेगा। मतलब यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। 2 ही ऑप्शन है, या तो गिव अप या तो आप होल्ड ऑन टू समथिंग एंड बस लग जाओ करने। तो आई वॉज इन 11th, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है करियर का। तो कुछ महीने लगे, वो दर्द तो था बट अपॉर्चुनिटीज़ भी थी सामने, तो उभरे उससे, उसके लिए लग गए। बट एक फाइनेंशियली और एक जो सोशली चैलेंजेस होते हैं जो एक नॉर्मल फैमिली फेस करती है, वो सारी चीज़ें फेस करी। करियर वाइज डिसीजन लेना भी शायद इसलिए मुश्किल हो गया था क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग थी लाइफ में। बट धीरे धीरे किया
और डिसीजन शायद यही चीज़ पहले कर सकती थी मैं, बट फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, एक सपोर्ट चाहिए था। बाकी मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट जर्नी, वो हमेशा रही। इवन जब मैंने जॉब भी छोड़ना सोचा था तो मम्मी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला कि मतलब फाइनेंशियली हम लोग सब अनस्टेबल हो जाएंगे वापस से। शी वॉज लाइक तुम्हारी एज है, तुम्हें जो करना है लाइफ में, इवन इफ मतलब अगर वो सही है तो बिल्कुल उसके लिए जाओ, मेहनत करो। तो सपोर्ट काफ़ी मिला है मुझे। और बाकी एक जो नॉर्मल एस्पिरेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आप डेली लड़ते हो, डेली उठते हो, आप परफॉर्म करते हो, कई बार आप गिर जाते हो, कई बार अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, तो वो स्ट्रगल मेरा डेली का था। मैं डेली पढ़ना, कभी मॉक में अच्छे नहीं आए तो ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा। आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने हमेशा बोला कि एक टेस्ट है, फिर से देंगे। एंड ग्रेजुअली हफ्ते दर हफ्ते करते करते मेरा स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। जी, आपने फ्रेंड्स की बात करी है ना, तो इस बीच पढ़ाई तो कर ही रहे हैं अपन, लेकिन एक वो एज होती है तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, है ना। घूमने का भी मन करता है। अगर आप जैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे यूट्यूब भी है ना, इंस्टाग्राम पे रील्स भी हैं, और भी इंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज़ आ रही है, मूवीज़ आ रही है। इन सब से बचते हुए आप कंस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो हर एग्जाम में, तो उसके लिए ऑब्वियस बात है घंटों मेहनत करनी पड़ रही होगी टेबल पे, है ना। तो कैसे कर पा रहे थे आप? उसके पीछे मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन क्या था आपका कि भाई नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे रहे, और कंसिस्टेंट रहने के लिए कोई आपका क्या फॉर्मूला था? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपत्ति जब आती है तो वो सबसे बड़ा ड्राइवर होता है कि आपको अपना काम अच्छे से करना है। बट जब मैंने जॉब छोड़ी थी और डिसाइड किया था कि मुझे वापस पढ़ना है, तो सबसे पहली बात कि आपको वापस जब पढ़ाई चालू करनी होती है वही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और एक आप नॉर्मल एक लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे होते हैं, हर जगह जा रहे होते हैं, मूवी सब कुछ बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है, उससे जब आप स्टूडेंट मोड में आते हैं तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने कई फ्रेंड्स से बात करना छोड़ी, आई चेंज नंबर्स। उसके बाद क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को लेके एक इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि पता नहीं कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। तो सेम मेरे पास ऐसा था, मेरे को नहीं पता था कि मेरा पेपर निकलेगा जब मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। तो काफ़ी दोस्तों से कट आउट होना पड़ा, काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे, मूवीज़ कम करी, घूमना जाना रोका, सोशल मीडिया बहुत कट आउट किया। ऐसा नहीं कि पूरा ज़ीरो किया, बट पहले काम अपने टारगेट रखती थी कि जैसे टेस्ट देना है और ये टॉपिक रिवाइज़ करने हैं, इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करती थी। उसके बाद वो खुद को रिवॉर्ड देती थी कि हाँ अब इंस्टाग्राम चला सकते हैं, अब फेसबुक चला सकते हैं। पूरी तरह से खुद को नहीं रोका, हाँ, बट जहाँ ज़रूरी था, जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो मैंने पूरी तरह से अलग किया। ऐसी लाइफ में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जल्दी सक्सेस लेना चाहते हो। आपने हर चीज़ में जल्दी सक्सेस लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट सीजीएल का था, और होपफुली आपका यूपीएससी भी पहले अटैम्प्ट वो इतनी अच्छी रैंक के साथ। आप ये बताओ कि एक क्लियरिटी कैसे आपको आ रही थी, मतलब कौन आपको गाइड कर रहा था? आप किसी सीनियर से बातें करती थी, जैसे एसएससी में अगर तैयारी शुरू करी तो एसएससी किसी सीनियर को आपने रीच आउट किया, या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब से सारा कुछ नॉलेज लेके आपने तैयारी शुरू कर दी, ऐसा कुछ? जी, तो मेरा सबसे बड़ा गाइड या फिर बोले इंस्पिरेशन मेरा फ्रेंड रहा है, मिस्टर प्रयागराज। तो मतलब जर्नी के स्टार्टिंग से लेकर थ्रू आउट जर्नी मुझे एक जो गाइडेंस चाहिए होती है कि लाइफ में अब क्या डिसाइड करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सीजीएल मेरा बैकअप था, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे लिए थे, बट सीजीएल ही लेना और लाइफ के डे टू डे वाले डिसीजंस की किस सब्जेक्ट में कितना और पुश देना है, मेरे डेली जो मैं टेस्ट देती थी उनका एनालिसिस, क्योंकि जब आप एज एन एस्पिरेंट आप तैयारी करते हैं तो कॉन्फिडेंस लो होता है, बट कोई और जब आपको इवैल्यूएट करता है, जब कोई और आपकी प्रोग्रेस देखता है आपके ही एज का, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि आप किसी सीनियर से या किसी टीचर से आप 10 टेस्ट को एक ही बार एवैल्यूएट करा सकते हो, बट अगर कोई पीयर रिव्यू करता है और अगर कोई मतलब आपके ही जितना कैलिबर वाला पर्सन अगर वो रिव्यू करता है तो आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बताता है। तो मेरे साथ डेली ये हुआ कि मैंने डेली बड़ी बड़ी चीज़ों को तो मैं स्पॉट कर लेती थी, बट एक जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक एवरेज से काफ़ी ऊपर लेके जाता है, वो चीज़ मेरे फ्रेंड ने करी। और उसके अलावा भी जॉब मतलब कौन सी पोस्ट सिलेक्ट करनी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी में भी इवन मुझे काफ़ी कुछ गाइडेंस मिली है। ये पढ़ाई की बात होगी, लेकिन अगर आपकी लाइफ में अदर एक्टिविटीज़ की बात करी जाए तो पढ़ाई के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके रहते थे तैयारी के दौरान? तैयारी के दौरान जब तक मतलब मेन एग्ज़ाम होती थी तब तो बाकी सब चीज़ें थोड़ी साइड हो जाती थी,
बाकी गार्डनिंग का मुझे काफ़ी शौक है, तो वो मैंने करी है, वो मैं अभी भी थोड़ी बहुत मेंस के साथ करती रहती हूँ। तो उसके अलावा कभी मूवीज़ देख ली, मतलब लाइट मूवीज़ जो एग्ज़ाम टाइम में होती है, और जो डेली का एक होता है कि थोड़ी देर आपका अपना टाइम होता है, गार्डन जाना, थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व करना आसपास चीज़ें, वो मेरा कंटिन्यू रहा। इसके अलावा मैंने बच्चों को भी पढ़ाया, मुझे पढ़ाना भी पसंद है, तो मैंने प्री और मेंस दोनों ही टाइम पे मेरे पास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने पढ़ाया है। ओके, अभी अगर मैं शुरुआती, आप बीटेक बैकग्राउंड से हो तो आपका एप्टीट्यूड वगैरह तो स्ट्रॉन्ग रहा ही होगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी अगर आप एसएससी के लिए जा रहे हो तो सिलेबस को समझना ना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, ये सब कुछ करना, तो शुरुआत में कैसे सेटअप जमाया आपने कि कौन से रिसोर्सेज मुझे यूज़ करना है, और कोचिंग करना है या नहीं करना है, ऑफलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है, ये सब कैसे कन्फ्यूजन दूर हो, टेबल तक कैसे आए कि भैया अब मुझे 10 घंटे इसके लिए या 5 घंटे जो भी मुझे अब इसके लिए डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है, वो क्लियरिटी, वो डायरेक्शन कैसे मिली कि अब इस डायरेक्शन में जाके मैं ऑलरेडी रैंक 17 या फिर इनके इंस्पेक्टर बन सकती हूँ? जी, तो जब डिसाइड किया था कि एसएससी को टारगेट करना है, तो मतलब सबसे पहले सिलेबस देखा। सिलेबस में मुझे देख के लगा कि ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं कवर की हुई हैं। जैसे जीएस में, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो जीएस में थोड़ी सी मुझे पता था कि ये टॉपिक्स मेरे कवर हैं। मैथ्स, एलआर और इंग्लिश ऐसा था कि अभी नहीं पढ़ा है, बट कहीं ना कहीं धुंधला धुंधला मुझे चीज़ें आती थी। मैंने सबसे पहली बार मॉक लगाया, तो उसमें एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पीछे से पता था कि ये चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। उसमें भी कई टॉपिक्स ऐसे देखे जो मैंने कभी नहीं पढ़े। देन धीरे धीरे करके मैंने एक लिस्ट बनाना चालू की कि मुझे क्या नहीं आता, कौन से टाइप के क्वेश्चन में मुझे ट्रिक करनी है, कौन से टाइप के क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं बनते और कौन से मेरी स्ट्रेंथ है। देन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने टेस्ट देती गई, एनालिसिस करती गई, जो वीक एरियाज़ लगे उनको पढ़ती गई, और मेन सोर्स यूट्यूब ही रहा है, क्योंकि ना मेरे पास टाइम था और मुझे ऐसा नीड नहीं रहा कि मैं किसी एक प्रॉपर कोचिंग को इनरोल करूं, बट जो कुछ अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनसे ही मैंने अपने थोड़े थोड़े गैप्स जो थे वो फिल किए। यूट्यूब पे आप किसको देखते थे? यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स हैं, जैसे शुभम जैन सर हैं, आभास सैनी सर हैं, इनके अलावा भी और दूसरे इंग्लिश में टीचर्स हैं, उनको मैंने देखा। तो एसएससी के लिए सीरियस जब पढ़ने लगे आप, तो कितने घंटे आप देते थे, और एसएससी के दौरान जब आप पढ़ रहे थे तो क्या रूटीन आपका रहता था, क्या टाइम टेबल रहता था? जी, तो टाइमिंग्स का ऐसे कुछ फिक्स नहीं था, बट मैक्स टू मैक्स टाइम देने की कोशिश करती थी। जैसे मैं पढ़ाती भी थी और मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही थी, तो थोड़ा सा मुझे सॉर्ट करना पड़ता था कि एक दिन में एक टाइम यूपीएससी का प्रिपेयर करना, और उसके बाद फिर एसएससी, और फिर अपना डेली रूटीन के टास्क। तो जैसे सबसे पहले उठ के सुबह टेस्ट लगाना, क्योंकि जो इसका प्रीलिम्स होता है उसमें 1 घंटे का टेस्ट होता है, तो सबसे पहले टेस्ट लगाना दिन में, उसके बाद उसका एनालिसिस। देन दिन में एक सेक्शन जीएस का रखा था, क्योंकि मेरे दोनों ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में वो कॉमन था, तो मैं जीएस देती थी। उसके बाद मैं एक सेक्शन निकाला जिसमें मैंने एनालिसिस किया, और मुझे पता चला है कि आज मेरे को ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो वो चीज़ें मैं फिर दिन टूवर्ड्स द डे मैं वो करना चालू करती थी। उसके बाद जैसे इंग्लिश में डेली नहीं करती थी, इंग्लिश दो दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार कर लेती थी। जो भी मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी, वो कैप की, या जो कॉमन मिस्टेक्स होती थी, एक्टिव पैसिव के रूल्स, वो सब मैं 2-3 दिन में रिवाइज करती रहती थी। कोई भी जैसे टॉपिक लेके उसको रिवीजन करती थी। देन मेरा मैथ्स ऑप्शनल है यूपीएससी में, तो फिर मेरे को उस पर भी ध्यान देना होता था, तो ऐसे ही मेरी प्रिपरेशन हुई। आप पैरेलली यूपीएससी एसएससी दोनों को लेके चल रहे थे? हाँ जी। ठीक है, तो इसमें आप नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे, कैसे रिसोर्सेज मैनेज करते थे आप? कोई शॉर्ट नोट बनाता है, कोई दीवार पे कुछ चिपका लेता है ना, कोई कॉपी भर के मैथ का अलग बनाता है, जीके का, कैसे करते थे मैनेज? सो जैसे जो नॉर्मल टेबल, क्यूब, स्क्वायर्स होते हैं, वो मैंने, जैसे हर एस्पिरेंट होता है, वो एक शीट पे बना के अपने टेबल के सामने लगाया हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट देती थी, वैसे वैसे जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी कि वीक हैं, या जो फॉर्मूला मैं भूल रही थी, या कुछ फॉर्मूले जो बिल्कुल टिप पे होने चाहिए एक एस्पिरेंट के, जब क्योंकि एग्जाम में वो बहुत प्रोबेबल है कि वो क्वेश्चन आएगा, वो चीज़ें मैंने एक नोट शीट बना के रखी थी, उसके अंदर मैं बनाती थी। ऐसे मैंने 4 सेक्शन बनाए हुए थे हर सब्जेक्ट के लिए। जो भी मैं टेस्ट से आउटपुट लेती थी खुद के लिए, वो खुद ही की लैंग्वेज में कि खुद को समझ में आया, वो मैं लिखती थी हर सब्जेक्ट में। और जैसे इंग्लिश हुआ तो इंग्लिश में जो नए वो कैब ढूंढी मैंने, या फिर कोई एरर स्पॉटिंग में यूजुअली चीज़ आपको, मतलब जब सेंटेंस आता है तो ऐसा लगता है कि ये सही है, बट जब आप उसका सोल्यूशन देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे फॉर्म होती हैं, या ये चीज़ मिस्टेक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं
उसमें लिखती थी। जीएस के लिए भी मैंने सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो की, जो अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक मुझे नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मैं ऐड करती थी कि जो मैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले रीड कर पाऊँ, एक दिन पहले, वो वाले मैंने नोट्स अपने रेडी रखे थे। ओके, तो फिर उसका कैसे रिवीजन साइकिल कैसे होता था कि सारा कुछ पढ़ रहे हो फिर महीने के एंड में सारा रिवीजन करना, कि 7 दिन में संडे को सब रिवीजन करना? उसका रिवीजन ऐसे होता था कि एक तो नीड बेसिस पे, कि अगर जैसे मुझे लगा कि मेरा एकदम से बहुत डिप हो गया क्वांट का स्कोर, तो मैं फिर उस कॉपी को रिवाइज कर लेती थी। उसके अपार्ट ये होता था कि उसमें वही चीज़ें होती थी जो मुझे नहीं आती थी, जो चीज़ें मेरी कैश मेमोरी में होती थी, क्योंकि जब एग्ज़ाम आने वाली थी तो ऑलमोस्ट डेली मैं टेस्ट लगाती थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डेली रिवाइज हो रही थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ समय लग रहा था रिवीजन में, तो उसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट या ऐसी चीज़ें जो भूल सकती हूँ वही चीज़ें लिखी थी। वो जल्दी रिवाइज होती थी, तो 3-4 दिन में कोई एक सब्जेक्ट हो गया, फिर 3-4 दिन में कोई दूसरा सब्जेक्ट हो गया, ऐसे लगा था। अभी ना हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल में थोड़ा स्ट्रेटजी आपका जानेंगे। जी। आपका स्ट्रेटजी थोड़ा नॉर्मली रहा होगा, पहले से आपकी सारी चीज़ें कवर थी, लेकिन उस हिसाब से आपको बताना है कि जो नए बच्चे देख रहे हैं आपको, है ना, कि उनको भी चीज़ें समझ में आए और बेसिक से कैसे वो कर सकते हैं। पहले आप अपना बता देना कि मैंने ऐसे पढ़ा, फिर आपने एग्जाम को तो अच्छे से समझ ही लिया है, इतनी अच्छी रैंक लेके आया, फिर उनके लिए आप गाइड कर सकते हैं उनको कि अगर उनका जैसे मैथ बहुत वीक है शुरू से, तो वो कैसे कर सकते हैं शुरू, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज चलते हैं लेके, तो पहले मैथ से ही शुरू कर लेते हैं। मैथ को कैसे आपने किया और जो नए बच्चे 2024 में देंगे वो कैसे कर सकते हैं? जी, तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले टेस्ट लगाया, टेस्ट लगा के रियलाइज़ किया कि क्या मुझे बनता है, क्या नहीं बनता है, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम से मैंने नहीं पढ़ा था, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना था। तो मैंने उसको टॉपिक वाइज तोड़ा, जैसे सिलेबस जो होता है एक नॉर्मल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेबस या फिर जो एसएससी सिलेबस निकालता है, उसको निकाल के उस पर टॉपिक स्पॉट किए। उसमें भी जो एडवांस मैथमेटिक्स और एक बेसिक मैथमेटिक्स होता है, तो एडवांस में मुझे थोड़ी ज़्यादा अपनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगा, तो मैंने दोनों पे अलग अलग वर्क किया। और जैसे जैसे मुझे टॉपिक्स करने होते थे, वैसे वैसे मैं कोई यूट्यूब वीडियो या फिर क्वेश्चन की शीट जो मुझे कहीं से भी मिल जाती थी, PYQ होते थे, वो मैं लगाती थी। तो मैथ्स ऐसे पढ़ा है मैंने। उसमें भी जैसे बेसिक मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या फिर मिक्सचर्स एलिगेशंस हो गया, वो मैंने शुभम जैन सर के वीडियो से देखा है। और उसके अलावा जो एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, ट्रिगो, ये सब मैंने आभास सैनी सर का जो निचोड़ का एक सीरीज़ है उससे कवर किया है। और फिर LR, जैसे LR में, तो LR बेसिकली बच्चों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो अच्छे स्कोर ही रहते हैं, बट उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है, तो प्रैक्टिस डेली करना, उसमें कोडिंग, डिकोडिंग, उसमें कुछ सीरीज़ के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ट्रिकी होते हैं, मतलब टेस्ट में भी ट्रिकी आते हैं और एग्ज़ाम में भी बहुत ट्रिकी आते हैं, क्योंकि देख के नहीं समझ में आता और वो बहुत स्कोरिंग होता है, क्योंकि अगर आपके लिए ट्रिकी हैं तो सबके लिए ट्रिकी हैं वो। बट मैंने जो अपनी नोट शीट बनाई थी, उसमें मैंने जो भी नए नए तरह के पैटर्न्स बनते थे वो मैंने सब लिख लिए थे। और क्योंकि जैसे 4-5 दिन में मैं रिवाइज़ करती थी, तो मुझे मेरे कैश मेमोरी में रहता था कि अगर कोई भी सीरीज़ आई है या कोई भी बॉक्स पैटर्न आया है तो इसमें क्या क्या बन सकता है, तो उसने काफ़ी, उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प की है। तो अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, ये जो दूसरी एनालिसिस और ये जो मेहनत थी नोट मेकिंग की, उसने काफ़ी हेल्प किया एग्ज़ाम टाइम में। अगर जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैथ मतलब कैसे करना, उसके लिए कोई रिसोर्स, कोई किताब ऐसी हो कि वो वहाँ से वो शुरुआत कर सकते, बेसिक अपना कंप्लीट करके, फिर देन वो प्रीवियस ईयर और अपना मॉक पे जा सकते, तो मैथ कैसे करें शुरू? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कुछ लोगों को बुक्स से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को कोई टीचर बताए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस आप देख सकते हैं। बुक्स भी बहुत सारी हैं, जैसे RS अग्रवाल, किरण पब्लिकेशन, पिनैकल, मतलब ये कुछ पब्लिकेशन जिनकी बेसिक बुक्स अच्छी हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस कि अगर आपको बुक से पढ़ना ईजी लगता है या कंफर्टेबल है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ टीचर्स हैं, उनके ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल होना चाहिए कि आपको चीज़ें बने, आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा हो और एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो। अब वो कोचिंग के साथ हो, बिना कोचिंग के हो, सेल्फ स्टडी से हो, बुक से हो, वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से देखना चाहिए। अभी ना GK GS पर आते हैं ना, और आपके साथ एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ से बच्चों को हेल्प कैसे हो सकती है कि आपने UPSC के लिए भी तैयार किया, SSC के लिए भी, तो आपको डिफरेंस पता है कि SSC में किस लेवल तक आना है GK GS और UPSC का किस लेवल का है। जो नए बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होता है ना, बहुत सारी GK जैसी किताबें इकट्ठी कर लेते तो पढ़ नहीं पाते और मतलब कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, डीपली उसको रटे जा रहे हैं। तो आप ये बताओ SSC के पर्सपेक्टिव से
जीके जीएस कहाँ से कर सकते हैं और कितना कैसे क्या करना है सब? जी, तो जितना मैंने एनालाइज़ किया पीवाईक्यू और जो एग्ज़ाम मैंने भी दी और अभी भी जो प्रीलिम्स हुआ, तो यही रियलाइज़ किया है कि एसएससी भी बहुत ज़्यादा जीएस पे फोकस कर रहा है और जैसे जीएस में अब रटने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया समझना चीज़ों को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती हैं, आपको कॉल लेना पड़ता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वो तभी बन सकता है जब आप अच्छे से पढ़ो किसी भी चीज़ को। और अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आप 10 सोर्सेज मत पढ़ो, आप एक सोर्स को लो, उसको आप अच्छे से पढ़ो, उससे टेस्ट लगाओ और उसके बाद देखो कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो जैसे मैं जीएस तो पढ़ ही रही थी यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम, बट मैंने लूसेंट को अपना रेफरेंस रखा था एसएससी के लिए, उसी को मैं पढ़ती थी क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कोई लिमिट नहीं है, बट एक ही इन्फॉर्मेशन को जब बार बार पढ़ते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है और बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और अगर उसके आसपास का भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने इंट्यूशन से, नॉलेज से, एक कॉन्फिडेंस जो अपन को मिलता है पढ़ाई के दौरान, उससे आप वो क्वेश्चन सही कर लेते हैं। जी, तो इसके लिए फिर जैसे लूसेंट से पढ़ना है वहीं मार्क कर लेना है कि नोट्स अलग से, उसमें से भी अलग से नोट्स बनाना है? नहीं, लूसेंट को ही रखा था और उसके बाद ऐसा होता है कि पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन आया तो उसको हाईलाइट कर लिया, या फिर टेस्ट दिया तो टेस्ट में कुछ मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं। ये जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है कि अब मैं क्या पढूं, ये वाले नोट्स पढूं या ये वाले नोट्स, और एक ही दिन सारे पेपर हैं। सब्जेक्ट वाइज जैसे स्कूल में होता है सारे सब्जेक्ट्स अलग, वो नहीं होता है। तो अलग अलग नोट्स बनाने के बजाय एक ही बुक को सोर्स बनाओ, उसमें ही भले से कोई हाइलाइटर या कोई पेन से इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर लो। जैसे लूसेंट में बॉक्सेस हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि एग्ज़ाम टाइम में मुझे ये रिविजन करके जाना है, तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। अभी हम इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश कैसे आपने किया? इंग्लिश में अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड किया। एक जैसे ग्रामर से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे ग्रामर, एरर स्पॉटिंग हो गया, एक्टिव पैसिव नैरेटिव्स हो गए। उसके अलावा फिर वोकैब में क्लोज टेस्ट हो गया, ईडियम्स हो गए, और जो कोर वोकैबलरी या फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा डिवाइड किया चीज़ों को। वोकैब के लिए पीवाईक्यू करा, पीवाईक्यू को कवर किया अच्छे से, वोकैब में ईडियम भी पीवाईक्यू से पढ़ा। उसके बाद जैसे जो टेस्ट पढ़ती जा रही थी उसमें जो नए नए वर्ड्स मिल रहे थे, वर्ड्स जो टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो उसके ऑप्शंस, उनको एक जगह लिखती गई, उसको रिवाइज करती गई रेगुलरली, और क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए। हर क्वेश्चन में जो गलती होती थी उसको लिख लेती थी कि ये गलती अब रिपीट नहीं करनी है। तो मतलब फीडबैक के हिसाब से प्रिपरेशन किया मैंने, गलतियाँ करी, सीखी, गलतियाँ करी, फिर सीखी, ऐसे मेरी जर्नी रही है पूरी। टेस्ट कौन से आपने दी? बहुत है मार्केट में टेस्ट। मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाया था, उसमें मुझे नंबर ऑफ़ टेस्ट भी ज़्यादा मिले थे, एस्पिरेंट्स भी काफ़ी सारे देते हैं, तो उसमें आखिरी में बहुत अच्छा एनालिसिस होता है, मुझे काफ़ी हेल्प करी। ऑलिव बोर्ड के भी कुछ मॉक लगाए हैं, बट मेरा मेजरली टेक्स्ट बुक पे ही मतलब बेस्ड रहा है। तो अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे आप लगातार इतना पढ़ रहे हो अलग अलग एग्जाम्स के लिए और इतना शेड्यूल टाइट बना लिया आपने कि 5 घंटे पढ़ना दिन में, रात को भी पढ़ना है, सुबह जल्दी खड़े हो जाना है, लाइब्रेरी जाना है, ये सब चीज़ें करना है, तो उस बीच बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं पीछे, दोस्त आपके पीछे छूट जाते हैं, इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं जो है ना, वो सब छूट जाती हैं। तो उस बीच का एक एस्पिरेंट अकेला भी फील करता है कभी कभी, है ना, तो उसके माइंड में और अलग चीज़ें भी आती हैं, तो डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इस जर्नी में ऐसा नहीं कि आज तैयारी शुरू करी और नेक्स्ट चीज़ें सही होती चली जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपको मन में कभी सेल्फ डाउट भी होगा कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं कर, ये सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें कैसे आप उभरते थे? कभी आपके साथ भी ऐसा होता था? जी, तो जो डेली वाला स्ट्रगल होता है वो तो एक एस्पिरेंट खुद ही समझ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आना, टारगेट आप अपने लिए हमेशा डेली टारगेट्स बनाते हैं, वो मीट ना होना, एक एग्ज़ाम की एंजाइटी, कुछ ना होने का डर, तो हर चीज़ों से घिरे होते हैं। बट मेरी लाइफ में मेरी फैमिली ने और मेरे जो एक क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जब भी मैं थोड़ी सी भी वीक पड़ती थी तो ये ग्रुप था फैमिली फ्रेंड्स का जिन्होंने मुझे उठाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्पिरेंट के सक्सेसफुल बनने में उसके फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ इंसान सिर्फ मतलब दिमाग से नहीं एग्ज़ाम लिखता है, क्योंकि वो इमोशंस के साथ भी एग्ज़ाम हॉल में जाता है, तो उसको हर चीज़ से हेल्दी होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई है भी कि जो लाइब्रेरी जा रहा है और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है पूरे दिन, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करें। यू कैन टेक 1 hour आउट ऑफ योर डे, आप अपने आप को टाइम दीजिए,
कोई स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को जिमिंग पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, दिन में 24 घंटे में से 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए और उससे आप हैप्पी रहेंगे। उससे कुछ भी मतलब आप ये बोलें कि मेरा टेस्ट का स्कोर कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई हैव यूज दिस स्ट्रैटेजी इन माई लाइफ कि जितना पढ़ाई करा है वेल एंड गुड, बट आपको एक स्लॉट अपने लिए भी बुक करना है डे में, तभी आप खुश रहेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, राइट जी। तो आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट्स के अंदर, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो है ना, आप बीटेक भी किया, वहाँ भी बहुत पढ़ना पड़ा, जॉब भी आपने करी, तो एक एस्पिरेंट के अंदर आपको क्या लगता है कि कुछ नंबर ऑफ क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है? अगर वो क्वालिटीज़ होंगी तभी वो बहुत जल्दी सिलेक्शन ले पाएगा। ऐसी क्या क्वालिटीज़ लगती है आपको? तो ऐसी कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहली तो हार्ड वर्क। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी मोटिवेशन वीडियो या फिर कोई भी शॉर्टकट इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। आपका हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़ डेडिकेशन, मतलब आप कितना ज़्यादा अपने गोल के लिए डेडिकेटेड हैं। कुछ लोग बोलते हैं पर करते नहीं हैं, तो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑनेस्टी, कि आप टेस्ट लगाएं, अपनी मिस्टेक्स देखें, क्योंकि कुछ लोग मतलब खुद को ही झूठ मतलब बताते हैं कि उससे फ़ायदा बल्कि वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं, किसी का फ़ायदा नहीं होता। हाँ, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 200 में से 80 मार्क्स आ रहे हैं, आपको रियलाइज़ करना है, आपको ये मानना है कि आपसे गलती हो रही है और आपको उस पर इम्प्रूव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब मॉक्स में तो अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं वो, है ना, क्योंकि वो लाइब्रेरी में दे रहे हैं, घर पे बैठ के बेड पे बैठ के लैपटॉप में अपना दे रहे हैं। जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एक अजीब सा एक प्रेशर आ जाता है और वो आते हुए क्वेश्चन को गलत करते थे और गड़बड़ी ही हो जाती है उनसे। तो एग्जाम से पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है, जैसे एग्जाम देने से एक दो घंटे पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है कि कॉन्फिडेंस बना रहे और प्रेशर ना, एग्जाम हॉल का एक प्रेशर होता है, उसके लिए क्या मतलब आप भी कभी प्रेशर फील किया आपने? जी, एक एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक प्रेशर होता है बट उसको कम किया जा सकता है। जैसे आप डेली सुबह टेस्ट लगाओ तो एक आप अपने आपकी बॉडी, माइंड, हैंड इतना कोऑर्डिनेशन में आ जाना चाहिए कि आपको फील ना हो कि आप घर में टेस्ट दे रहे हैं या एग्ज़ाम में। जैसे आप एग्ज़ाम मोड में रहेंगे, थोड़ा बहुत शोर रहेगा वहाँ पे, आपको एग्जैक्ट 1 घंटे का समय मिलेगा प्री में और जो मेंस में मिलेगा टाइम वो फिक्स रहेगा। तो आप बिल्कुल उसी टाइम के हिसाब से आप एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल टाइमर बीच में ना रोकिए, जो एग्ज़ाम है वैसा ही दीजिए। उसके बाद ये कर सकते हैं कि आप इतना टेस्ट दीजिए कि आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो और आपको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि वहाँ जाके डरे नहीं, क्योंकि हम लोग हमारे घर में एक क्लोज कमरे में टेस्ट देते तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये भी बच्चा पढ़ के आया, ये भी बच्चा पढ़ के आया, बट आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखेंगे और किसी को नहीं देखना है वहाँ। आप, आपका पेन, आपकी पेपर, दैट्स इट। अभी हमने बात कर ली कि क्या क्या करना है ना, अभी आप ये बताओ कि क्या नहीं करना है इस जर्नी के, इस तैयारी के दौरान क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स ऐसी हैं तो उनको वो अवॉइड करेंगे तो सही रहेगा उनके लिए? जी, गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। गलतियां हैं तो उसको ठीक करके आगे बढ़ना है। अगर कोई टॉपिक नहीं बन रहा तो ये नहीं सोचना है कि ये तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा या मैं इसको छोड़ देता हूँ तब भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ये नहीं। अगर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, ये एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और उसके कारण दूसरी चीज़ें छूट जाएंगी तो आप उसको छोड़िए, बट अगर समय है तो आप अपना सारे टॉपिक्स कंप्लीट करके जाइए। अगर अच्छी रैंक चाहिए तो, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा बट एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको सारे एरियाज कवर करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, होप और कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत डर रहता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। और प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है अपने माइंड के ऊपर कि एग्ज़ाम है, मतलब आप इतनी पढ़ाई कीजिए बट फील नहीं होने दीजिए खुद को कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि उससे कुछ खोने का डर ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो अभी हमने लगभग सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है और आपको वो एस्पिरेंट्स तक वो बातें पहुंचानी है, या फिर जो नए बच्चे आपको देख रहे हैं और आयुषी दीदी की जर्नी से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेके वो भी इस तैयारी में आएंगे, इंस्पेक्टर दीदी मोटिवेशन लेके, तो उन बच्चों के लिए 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या आपके मैसेज, क्या संदेश होंगे, लास्ट शब्द क्या रहेंगे उनके लिए? जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी में पोटेंशियल होता है। आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। हार्डवर्क को कभी मत छोड़ना, हार्डवर्क हमेशा करना, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। टेस्ट देते रहिए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए जो आपको मोटिवेट करे, फैमिली, अच्छा खाइए पिए, अपना जो भी हॉबीज़ हैं उनको परस्यू करें, अपने प्रति ट्रू रहें और बस मेहनत करते रहिए। Once again, thank you so much आप यहाँ पर आए और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स एंड कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट्स। ऑल इंडिया रैंक 17 लेकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बने।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। जिस तरीके से आयुषी जी ने अपनी जर्नी को आप सभी लोगों के सामने रखा, बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। एज अ बड़ी दीदी आपको ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे नहीं करना, सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो से बहुत कुछ सीखा है आपने। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी कर दीजिए, बहुत समय है। आप भी एक ना एक दिन आपका जो गोल है इंस्पेक्टर बनने का, लगातार कमेंट्स में लिखते रहते हो, वो भी पूरा होगा। बहुत जल्द हमारे सामने ऐसे बैठे होगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।